नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 131 के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 7 क्वेश्चनों को आपके साथ पढ़ा था। भाग 2 में उन्हीं 7 क्वेश्चनों से आगे बढ़ते हुए आज क्वेश्चन नंबर 8 को हम आपके साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो ये है कि असमानता के उदारवादी औचित्य का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, जब भी हम उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं और वो असमानताएं रहेंगी ही रहेंगी। तो उदारवाद एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है और उदारवादी विचारक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। उनका मानना है प्रत्येक व्यक्ति को जो अवसर है वो समान मिलने चाहिए, यानी कि अवसरों में कोई भेद नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। उदारवादियों का ये मानना है कि समाज में असमानताएं होंगी और वो असमानताएं उचित होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता अलग है, हर व्यक्ति का परिश्रम करने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभाएं अलग अलग हैं। जो व्यक्ति भाई ज़्यादा श्रम करेगा उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, जिसके पास कम श्रम करेगा वो कम पैसा आएगा। जिसकी योग्यताएं ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, जिसकी योग्यताएं कम होगी वो कम सक्सेसफुल रहेगा। तो उदारवादी ये कहते हैं कि देखो भाई, अवसर सबको बराबर मिलने चाहिए, अधिकार सबको बराबर मिलने चाहिए, स्वतंत्रता सबको बराबर मिलनी चाहिए। अब उसके आधार पर जो बंदा अपनी स्वतंत्रता का पॉजिटिव यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो नेगेटिव यूज़ करेगा वो कम सक्सेसफुल होगा। तो उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है भाई, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं, रुचियां अलग हैं, प्रयास अलग हैं, इसलिए परिणाम भी असमान होते ही होते हैं। क्यों होती है समाज में असमानताएं? सबसे पहली है प्राकृतिक असमानता, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, प्रतिभाओं का स्तर अलग अलग होता है, कौशल का स्तर अलग अलग होता है और मेहनत में भी अंतर पाया जाता है। इसी वजह से समाज में इनकम जो है वो उसका स्तर भी अलग अलग होता है। कुछ लोग ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, कुछ लोग कम इनकम जनरेट करते हैं। इसी वजह से लोगों की जो सोशल कंडीशन है, सामाजिक स्थिति है, वो भी अलग अलग हो जाती है। कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। उदारवादियों का ये मानना है कि अवसर लेकिन सबको समान मिलने चाहिए, समान अवसर का सिद्धांत। परिणाम चाहे अलग अलग हों लेकिन अवसर सबको समान मिलना चाहिए। जैसे स्कूल में पेपर हो रहा है भाई, सब बच्चों को एक जैसे ही पेपर होगा। जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी उसके ज़्यादा नंबर आएंगे, जिसने कम मेहनत करी होगी उसके कम नंबर आएंगे। तो उदारवादी परिणाम की जगह समानता की बजाय अवसरों की समानता पर बल देते हैं। उन्होंने कहा है कि सबको अवसर बराबर मिलने चाहिए, उसके बाद जो जैसी मेहनत करेगा परिणाम उसको वैसा मिलेगा। प्रोत्साहन का महत्व, उदारवादी ये कहते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को और मेहनती व्यक्तियों को अधिक पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इससे समाज इनोवेटिव होता है, समाज में नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, नए नए आइडिया आते हैं, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और देश का विकास आगे बढ़ता है। इसके अलावा उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बल देते हैं। उनका मानना यह है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सफल होगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना स्वतंत्र होगा। आधुनिक जो उदारवादी दृष्टिकोण है, जॉन रॉल्स जैसे जो उदारवादी हैं, उनका मानना है कि समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसे हम डिफरेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण की कई बार आलोचना भी होती है, क्योंकि उदारवादी दृष्टिकोण आर्थिक असमानताओं पर महत्व नहीं देता, यानी कि अमीरी गरीब के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं समाज में, अमीरी गरीबी के आधार पर जो असमानताएं हो रही हैं, उदारवादी दृष्टिकोण इन सब पर महत्व नहीं दे रहा। वो ये कह रहा है बस अवसर सबको बराबर मिलने चाहिए, परिणामों पर इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जब हम अवसरों में भी बराबरी की बात कर रहे हैं तो रियलिटी में सभी को एक जैसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने लिए अवसर खुद बना लेते हैं, कुछ लोग पैसे के बल पर अवसर बनाते हैं। धनी वर्ग को ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है, इसलिए उदारवादियों का आलोचना भी की जाती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि उदारवादी विचारधारा असमानता को पूरी तरीके से खत्म करने के पक्ष में नहीं है। ये बस ये चाहती है अवसरों में समानता हो, स्वतंत्रता हो और योग्यताएं हों। उसके बाद असमानता फैलती है तो फैलने दो, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन ये है, शक्ति के वैध प्रयोग से आप क्या समझते हैं? वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचारों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में भाई आता ही आता है। तो देखो, हम दूसरे के व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, हम दूसरे की भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये शक्ति है। यानी कि शक्ति का अर्थ है दूसरे के व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे के व्यवहार को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। शक्ति का प्रयोग कानून की में अलग हो सकता है, परंपराओं में अलग हो सकता है और जनता की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। तो जब शक्ति का प्रयोग हम कानून के अनुसार कर रहे हैं, परंपराओं के अनुसार कर रहे हैं और हमारी शक्ति के प्रयोग करने के तरीकों को जनता सपोर्ट कर रही है, तब हम कहेंगे कि हमारी जो शक्ति है वो लीगल है। तो वैध शक्ति वो है जिसे लोग उचित माने, न्याय संगत माने और लोग उसे स्वीकार भी करें।
जैसे हमने सरकार का निर्माण किया और सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है और हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यायपालिका सरकार को सपोर्ट कर रही है, संविधान के हिसाब से सरकार शक्तियों का प्रयोग कर रही है, तो हम कहेंगे शक्ति का वैधीकरण है। जबकि दूसरी तरफ सरकार शक्ति का इस तरीके से प्रयोग करे कि जनता भी सपोर्ट ना करे, संविधान के हिसाब से भी ना हो, न्यायपालिका भी विरोध कर रहे हैं, तो ये शक्ति इलीगल है। तो शक्ति का अर्थ क्या होता है? दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की कला। लेकिन शक्ति का प्रयोग अगर कानून के माध्यम से किया जा रहा है, परंपराओं के माध्यम से किया जा रहा है, जनता एक्सेप्ट कर रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है? शक्ति का वैधीकरण है। अब शक्ति का वैधीकरण कैसे हो, मैक्स वेबर ने इसके लिए क्या बताया, तो सुनो। मैक्स वेबर ने वैध प्रभुत्व के 3 प्रकार बताए हैं। एक होता है परंपरागत प्रभुत्व, ये परंपराओं से, रीति रिवाजों से, सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है। लोग सत्ता का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा लंबे समय से होता आया है, यानी कि बहुत सारे लोग अथॉरिटी को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे राजाओं महाराजाओं का जो शासन था वो परंपराओं पर आधारित था, रीति रिवाजों पर आधारित था, इसे हम परंपरागत शक्ति कहते हैं। एक होता है करिश्माई प्रभुत्व। करिश्माई प्रभुत्व में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति आता है समाज में, असाधारण होता है वो, उसकी जो लीडरशिप पावर होती है वो अलग होती है और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में महात्मा गांधी, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, ये लोग कैसे थे? करिश्माई प्रभुत्व वाले व्यक्ति थे जो एकदम से लोकप्रिय हो गए। एक होता है वैधानिक तार्किक प्रभुत्व। इसमें क्या होता है? इसमें कानून और संविधान पर आधारित होता है। आज जो बड़े पैमाने पर सत्ता स्थापित की जा रही है इसी आधार पर की जा रही है कि संविधान के हिसाब से चुनाव होते हैं, चुनाव में जो बंदा जीतता है उसको फॉलो किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी। तो इस प्रकार से वैधता के 3 प्रकार हैं। वैध शक्ति का महत्व क्या है? इससे शासन में स्थिरता आती है, शासन लंबे समय तक सही से चलता है, नागरिक अपनी इच्छा से कानूनों का पालन करते हैं, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, समाज में व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जो सफलता है उसकी वैधता पर निर्भर रहती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, कानून सम्मत शासन चलेगा, न्यायपालिका सपोर्ट करेगी, तो उतना ही लंबा व्यक्ति का शासन भी चलेगा। जनता की स्वीकृति के बिना शक्ति लंबे समय तक टिकी नहीं सकती। इसलिए आधुनिक शासन का महत्वपूर्ण आधार क्या है? वैधता। और वैधता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं? जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि जनता उनके शासन को सपोर्ट करे, जनता उनके शासन को बढ़ावा दे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पेपर में आया है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के बीच में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो भाई, एक होते हैं प्राकृतिक अधिकार और एक होते हैं कानूनी अधिकार। तो पहली बात तो अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जिस प्रकार से खाना पानी की आवश्यकता है उसी प्रकार से अधिकारों की भी आवश्यकता है। अधिकारों के बिना व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और ये अधिकार किसी भी राज्य द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा छीने नहीं जा सकते। ये मानव स्वभाव में निहित होते हैं। जॉन लॉक ने ये कहा है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार हमारा प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा प्राकृतिक अधिकार है। जो जितने भी प्राकृतिक अधिकार होते हैं ये जन्मजात होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, राज्य ने कभी समाप्त नहीं कर सकता, ये मानव के सम्मान के लिए जरूरी हैं। तो प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो सरकार की स्थापना से पहले भी लोगों को प्राप्त थे, यानी कि शुरुआत में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा बसने, तो आते तो सरकार नहीं बन गई होगी, आते तो राज्य नहीं बन गया होगा, आते तो राजाओं का निर्माण नहीं हो गया होगा। शुरुआत में मनुष्य ऐसे ही रहता होगा सोसाइटी में। तो ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, किसी भी नदी से पानी पी लिया, किसी पेड़ से फल तोड़ लिए, कहीं पर भी झोपड़ी बना के रह ली, तो इस तरीके से संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। मनुष्य जब पैदा हुआ स्वतंत्र रूप से विचरण करता था, कहीं पर भी कहीं भी चला जाता था, प्राकृतिक अधिकार है स्वतंत्रता। जीवन जीने का अधिकार है, आत्मरक्षा के लिए वो व्यक्ति मार भी सकता था किसी को, प्राकृतिक अधिकार है। यानी कि वो अधिकार जो प्रकृति ने हमें स्वयं दिए प्राकृतिक अधिकार हैं। फिर धीरे धीरे करके राज्य अस्तित्व में आया, सरकार अस्तित्व में आई, संविधान अस्तित्व में आया और आज ये सारी चीज़ें संविधान के साथ चल रही हैं। तो कानूनी अधिकार का सिद्धांत क्या होता है? वो अधिकार जो हमें राज्य देता है, वो अधिकार जो हमें सरकारें देती हैं, वो अधिकार जो हमें कानून देता है, ये अधिकार हमारे कानूनी अधिकार कहलाते हैं। इस विचारधारा का समर्थन जो है जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने किया था। तो कानूनी अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कानून पर आधारित होते हैं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदल भी सकते हैं, राज्य इनके लिए व्यवस्था करता है। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक और कानूनी अधिकारों में अंतर यह है कि प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कानूनी अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं, कानूनी अधिकार कानून बनने के बाद मिलते हैं। प्राकृतिक अधिकार सबके लिए है, कानूनी अधिकार हर एक देश और परिस्थिति के हिसाब से अलग हैं। प्राकृतिक अधिकार नैतिक होते हैं, कानूनी अधिकार कानूनी होते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को जन्मजात स्वतंत्रता पर बल देते हैं,
जबकि कानूनी अधिकार राज्य की मान्यता पर महत्व देते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर आया, तो मैं आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो वितरणात्मक न्याय, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, ये न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों को बराबर बराबर बांटना चाहिए, अवसर सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए, इनकम भी न्यायपूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए, संपत्ति भी न्यायपूर्ण मिलनी चाहिए और सुविधाएं भी न्यायपूर्ण मिलनी चाहिए। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही क्या होता है, बंटवारा। तो वितरणात्मक न्याय का अर्थ है समाज में जितने भी संसाधन हैं हमारे पास, जितने भी अवसर हैं, जितने भी इनकम है, जितनी भी संपत्ति हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सभी को न्यायपूर्ण तरीके से बंटनी चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच सके। वितरणात्मक न्याय सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। ये न्याय की थ्योरी ये कहती है कि समाज में जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, वो सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए। वितरणात्मक न्याय के प्रमुख आधार है समानता, यानी कि सभी को समान संसाधन मिलने चाहिए, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, समाज में योगदान के आधार पर लोगों को संसाधन मिलने चाहिए। जॉन रॉल्स ने ये सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार समाज में असमानताएं होंगी क्योंकि उस लाभ जो है सबसे कमज़ोर वर्गों को मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, अगर उसे भी प्रॉफिट मिले तो समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। जॉन रॉल्स ने 2 सिद्धांत दिए कि सबको एक जैसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, अमीरी गरीबी के भेदभाव को कम करता है, कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता है, समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वितरणात्मक न्याय एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का आधार है। इसका उद्देश्य सिर्फ समानता स्थापित नहीं करना, बल्कि इसका उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ अगर पेपर में ये क्वेश्चन भी आया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि राज्य यानी कि सरकार और जो नागरिक समाज है हमारा, इसके बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राज्य और नागरिक समाज पर टिकी हुई है। राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो समाज के चलाने के लिए कानून बनाता है, प्रशासन चलाता है, शासन चलाता है। नागरिक समाज में अपने खुद के संगठन होते हैं, खुद के समूह होते हैं, खुद की संस्थाएं होती हैं जो राज्य से अलग होकर काम करते हैं। राज्य की विशेषता क्या होती है, एक सत्ता होती है, एक सरकार होती है जो देश को चलाती है, कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखती है। नागरिक समाज में बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन होते हैं, ये नागरिकों के लाभ के लिए काम करते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। राज्य और नागरिक समाज में एक महत्वपूर्ण संबंध है। नागरिक समाज राज्य की नीतियों को प्रभावी बनाने में सहायता करता है, यानी कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसके लिए नागरिक समाज डिमांड करता है, फिर सरकार उन पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान देती है और फिर उनका निर्माण करती है। नागरिक समाज सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है, कहीं सरकार तानाशाही ना हो जाए। नागरिक समाज विभिन्न प्रकार के संगठन बनाकर जनता को जागरूक करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और इस प्रकार से सरकार और नागरिक समाज मिलकर एक अच्छे देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो राज्य और नागरिक समाज एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, ये दोनों मिलकर ही उत्तरदायी शासन की स्थापना में अपना योगदान देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि नागरिक समाज सरकार के खिलाफ है तो ऐसा नहीं है। जितनी भी संस्थाएं, जितने भी एनजीओ सेक्टर है, अगर कोई सरकार की आलोचना ही नहीं करेगा तो इससे तो सरकार मनमाने तरीके से भी काम कर सकती है। लेकिन कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार के खिलाफ बैठा है, तो सरकार इससे डर के लोगों के कल्याण के लिए भी काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नागरिकता के सामुदायिक सिद्धांत पर एक टिप्पणी कीजिए। तो नागरिकता का सामुदायिक सिद्धांत क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को अलग नहीं मानता, बल्कि वो ये कहता है कि व्यक्ति एक कम्युनिटी का हिस्सा होता है। सामुदायिक विचारक के अनुसार व्यक्ति की जो पहचान है, व्यक्ति का जो मूल्य है, व्यक्ति की जो नैतिकता है, वो उस कम्युनिटी से निर्मित होती है जिसमें व्यक्ति रहता है। यानी कि व्यक्तिवाद तो ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन सामुदायिकवाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक कम्युनिटी का हिस्सा होता है, उसके विचार उस कम्युनिटी से प्रभावित होते हैं, उसके मूल्य उस कम्युनिटी से प्रभावित होते हैं, उसकी पहचान उस कम्युनिटी से होती है। इसलिए नागरिकता केवल अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्ति जिस कम्युनिटी में रहता है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बनती हैं। तो समुदायवाद समुदाय को महत्व देता है, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों पर भी बल देता है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, सबके हित को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है भाई, बहुत सारे विचारकों ने
इस विचारधारा का समर्थन किया है, जिसमें चार्ल्स टेलर का नाम प्रमुख है। इसकी आलोचना भी की जाती है। सामुदायिकवाद मानते हैं कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, लेकिन सामाजिक संबंधों की बात नहीं करता, जबकि व्यक्ति अपना विकास जो है वो समाज में रहकर ही कर सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सामुदायिक नागरिकता का सिद्धांत ये कहता है कि नागरिक एक समाज से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान समाज से है, उसकी नैतिकता समाज से, उसके मूल्य समाज से हैं। तो ऐसे में समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है, अपनी कम्युनिटी के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें पार्टिसिपेट करे और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता की अवधारणा में उदारवादी दृष्टिकोण बताओ और मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताओ। देखो भाई, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध को व्यक्त करती है। जैसे हम सब अपने देश के नागरिक हैं, भारतीय, तो हमारे को नागरिकता किसकी मिली है? भारत की। अब जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमें अधिकार देता है, तो बदले में उस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी होती है, और इस तरीके से लोकतंत्र का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब इसको लेकर अलग अलग सिद्धांत हैं। नागरिकता का एक उदारवादी सिद्धांत है। नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि कानून के सामने सबको समानता मिलनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मिलनी चाहिए, सरकार को व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, यानी कि बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलना चाहिए। T.H. मार्शल ने इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में कई बार नागरिकता का फ़ायदा वही उठा पाते जो अमीर होते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि आर्थिक असमानता की वजह से जो अमीर लोग हैं ये नागरिकता का ज़्यादा लाभ लेते हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं इन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा है ये वर्गीय असमानता पर बल देती है। इनका मानना है कि समाज में वर्गीय असमानता होती है, अमीर गरीब का भेदभाव होता है, आर्थिक असमानता होती है, शोषण होता है समाज में, और सबके हित को बढ़ावा नहीं देता समाज में। इसलिए समाजवादी दल की स्थापना होनी चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होनी चाहिए जो समाज में सबको बढ़ावा दे, ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है। तो उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो अंतर है वो ये है कि उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि आर्थिक समानता सबको मिलनी चाहिए, अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए, राज्य एक वर्गीय संस्था है जो अमीरों के फायदे के लिए काम करती है, परिणामों में असमानता मिलती है जिसकी वजह से अमीर अमीर होते हैं और गरीब गरीब होते हैं, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है। निष्कर्ष ये निकलता है उदारवादी सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए और समाज में न्याय होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन है, एक समराइज़ किया है मैंने। अगर हम इन्हें डीपली कॉन्सेप्ट में पढ़ें तो भाई एक वीडियो 1.5 से 2 घंटे की बनती है, जिसमें अगर हमें एक एक शब्दों को ढंग से समझना हो, उसके पीछे की डीप थ्योरी समझनी हो, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि आप बेसिकली कुछ चीज़ें लिख पाएँ और आपके जो आंसर है वो बेहतर से बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।